So today we are going to start another exercise of determinants, that is 4.2. But before starting the sums, we are going to learn about the properties of determinants. Here are some properties. If each element in a row, see the property number 1, if each element in a row or a column of a determinant is 0. अगर आप देखते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट अगर 0 है, जैसे तो ये वाला, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आपको फर्दर उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल? सोचो, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, देख रहे हो ना, ये या ये से कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इज 0। तो बोल क्या रहा है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड पर सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, दैट इज the 3 elements are equals to 0, then the value of determinant is the product means a into b into f is the ultimate answer of determinant. Next देखो क्या बोल रहा है, the value of determinants remain unchanged, value of determinants remain unchanged if row and column are interchanged. देखो हमारे यहाँ पे रो था a b c d e f g h i, अगर आप ऐसे कर दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो उसमें आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जो वैल्यू आपका पहले आता, अभी भी एक्सपेंड करने से वही वैल्यू आता है। नेक्स्ट नंबर 4, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। लेकिन इस बार अगर कोई 2 कॉलम या 2 रो को हम इंटरचेंज कर दिए, मतलब सोचो ए बी सी है, डी ई एफ है, जी एच आई है, मैंने क्या किया, ए डी जी रखा, सी एफ आई जो मेरा थर्ड कॉलम था, जो थर्ड कॉलम था मेरा, उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, और जो सेकंड कॉलम था मेरा, उसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो अगर कॉलम्स को या रोज को आपस में आप इंटरचेंज करते हो सिर्फ 2 ठो, तब आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले आया था, अब क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू वही रहेगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इफ 2 पैरेलल लाइंस दैट इज रो और कॉलम, अगर आप देखते हैं किसी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम पैरेलल है, देखो जैसे ये ए बी सी, ये भी है और ये भी ए बी सी, मैंने पहला रो और दूसरा रो पूरा आइडेंटिकल है, या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम पूरा आइडेंटिकल है, तो आपके उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आने वाला है? 0। लास्ट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म, अगर आपके पास ऐसा कोई रो या ऐसा कोई कॉलम है जिसका हर एक एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट टर्म जुड़ा हुआ है, तो आप उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। जैसे सोचो आपका वैल्यू है a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3, और ये सब वैसे ही है, तो इनको आप जैसे था वैसे ही रख दो। आप ऐसे लिखना a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस d1 d2 d3, इस तरह से। तो आप इन 2 जो टर्म है इसको क्या कर सकते हो, आप अलग अलग करके 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, और फिर आप इसको एक्सपेंड कर कर आंसर निकाल सकते हो। तो ये थी आपकी 6 प्रॉपर्टीज, और इनके बेस पे अब हम कुछ ऐसे सम सॉल्व करेंगे जहां पे इन प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा और प्रूफ्स किए जाएंगे। नाउ आपके इस एक्सरसाइज में मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 से। 1 to 13 बहुत इजी सम्स है, मैं उसको करूंगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो 14 से स्टार्ट होंगे, और एग्जाम में 14 के बाद जितने सम है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक देखो मैंने पहला एक बेसिक सा सम लिया है, आपके देखो रोज क्या है, 1 प्लस ए बी सी, ए 1 प्लस बी सी, ए बी 1 प्लस सी, और आपको ये प्रूफ करना है। देखो जब भी डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज को यूज कर कुछ भी प्रूफ करना हो तो करते कैसे हैं, एक बड़े ध्यान से देखना। इस रो का हर एक एलिमेंट देखो, इस रो का हर एक एलिमेंट देखो, इस रो का हर एलिमेंट देखो, है तो सेम इन द सेंस, अगर यहाँ 1 प्लस ए बी सी है, यहाँ पे ए 1 बी, मतलब वही सब एलिमेंट है। देखो बस 1 कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है, और कभी इसके साथ है। इस तरह के सम्स का तरीका क्या है, आप ऐसे लिखना C1 डैश, क्या लिखोगे, C1 डैश, मतलब आप एक नया C1 बना रहे हैं। कैसे बनाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, मीन्स आप तीनों कॉलम्स को एडअप करके एक कॉलम में ला रहे हो। तो आपके यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों एलिमेंट भी इसके साथ क्या हो गए, ऐड हो गए, और ये जो कॉलम्स हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर ए था, इसके साथ 1 प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पे जो था वो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे।
थर्ड में देखो a लिखा प्लस b प्लस 1 प्लस c, और जो यहां पे था हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है जो कॉलम या रो को आप चेंज कर रहे हैं, चेंज बस उसी में ही दिखेगा, बाकी जो भी रो और कॉलम के आप यूज कर रहे हैं वो अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जैसे थे वैसे। ऐसा करके फायदा क्या हुआ, अब देखो इस कॉलम में सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1। अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा b 1 प्लस बी बी सी सी 1 प्लस सी। यहाँ तक हम आ गए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब जब बात बोलेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको ये प्रूफ करना है, तो आपका टारगेट ये रहता है कि पहले मैं 1 1 लेकर आऊं या 0 0 लेकर आऊं। अब आपका टारगेट होगा इन तीन में से किसी दो को 0 बनाने का, मतलब कोई भी दो एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के आपको 0 बनाने। तो कैसे बनाएंगे सर, अगर इससे इसको माइनस करूं तो भी 0 होगा, और इससे इसको माइनस करूं तो भी 0 होगा। तो लिखना कैसे है, आप ऐसे लिखोगे r1 डैश इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2, और एक ऑपरेशन एक और करेंगे हम लोग r2 माइनस r3 का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ये तो एग्जैक्टली था। अब क्या होगा, देखो इससे ये माइनस हुआ, ये क्या हो गया 0, इससे जब ये माइनस होगा तो क्या रह जाएगा -1, इससे जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, फिर इससे इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा 0, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 1, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा -1, और ये रो जैसे था आपका वैसे ही रह गया। ठीक है, अब आप जस्ट इसको एक्सपेंड करो। लास्ट में जब आप देखोगे आपके 2 जीरोस आ गए, तो अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं। किसको एक्सपेंड करोगे, चलो मैं इसको लेता हूं 1 को। तो आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 होगा, और इसमें एलिमेंट ये डिलीट, क्या रह गया -1 0 -1। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 लिख लोगे, और यहाँ पे क्या मिला 1 तो है ही, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 -0, तो 1 -0 1 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली आपके क्या पास आया, वो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ये आपका RHS के बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली आप देखिए 14 का 1 में मैंने क्या किया, जस्ट कॉमन निकाला। अगर आपको लगता है कि आपके हर एक रो हर एक कॉलम बराबर है, तो जस्ट उसको एडअप करो, कॉलम को बाहर निकालो, कॉमन चीज को 1 1 लाओ, जस्ट माइनस करो, दो एलिमेंट को 0 करो, एक्सपेंड करो, आपका RHS आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में क्या था 1 1 1। अब आपके मन में आएगा सर देखिए ये चीज जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे, यहाँ देखो पहले से दे दिया, तो करना क्या है सर, 0 करते हैं। तो आप करोगे r1 डैश इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2, r2 डैश इक्वल्स टू r2 माइनस r3। तो ये ऑपरेशन करने के बाद आपको मिलेगा क्या, देखो ये 0, ये x माइनस वाई, ये हो जाएगा yz माइनस zx, सही है। फिर ये वाला एलिमेंट 0, ये हो जाएगा y माइनस z, ये हो जाएगा zx माइनस xy, फिर 1 zxy। यहां तक समझ में आया आपको। अब आप एक काम करना, तुरंत एक्सपेंड करने मत बैठना, अभी भी देखो चीजों को छोटा किया जा सकता है। कैसे, देखो 0 0 1 आपने लिखा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z एज इट इज है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, z कॉमन है, तो ये क्या आएगा y माइनस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या आएगा z माइनस वाई, और ये एक्स वाई, सही है। अब बड़े ध्यान से देखो इस रो में क्या कॉमन है। अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन ले लूं, देखो 0 है तो वहां तो सब कुछ ही कॉमन है, तो x माइनस वाई कर मैं कॉमन ले लूं तो क्या है 0, यहाँ क्या रहेगा 1। ये x माइनस नहीं है, ये है y माइनस एक्स, लेकिन कॉमन आप क्या निकाल रहे हो x माइनस वाई, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस z। फिर देखो आप सेकेंड रो में से क्या कॉमन निकाल रहे हो y माइनस z। अगर आप y माइनस, तो 0 है, ये 1 है, ये माइनस x है, 1 zxy। क्लियर हो गया। अब आप एक्सपेंड करो, क्योंकि जितना आप कॉमन निकालते जाओगे आपके लिए सिंप्लीफिकेशन उतना ही आसान होगा। 1 ले लिया आपने, 1 लोगे तो आपका ये पोर्शन डिलीट, ये पोर्शन डिलीट, क्या रह गया 1 1 माइनस जेड माइनस एक्स,
सही है। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई, आप लिखोगे y माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड। तो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये देखो जब प्रूफ किए तो हमेशा याद रखना टारगेट क्या रहेगा, 3 1, फिर कहाँ आना है 2 0, फिर भी कुछ कॉमन फैक्टर उसको निकालना है और उसके बाद अल्टीमेटली आप RHS के पास पहुंच जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 18 पार्ट 3। देखो 18 पार्ट 3 में क्या करना है, सिमिलर आपको तो डिटर्मिनेंट दिए हैं, आपको ये प्रूफ करना है। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर यहाँ पे y प्लस जेड है, इसके साथ हम लोग x जोड़ दें, अगर ये कॉलम में जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा। लेकिन यहाँ देखो z है, x है, लेकिन यहाँ y नहीं है। तो इसका मतलब है अगर कॉलम को हम जोड़ भी दें सेकंड कॉलम से तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सब में नहीं आने वाले। देखो यहाँ पे 2 z है, यहाँ पे 2 y है। अगर मैं थर्ड कॉलम के साथ जोड़ना चाहूँ तो देखो 2 y बनेंगे, 2 x बन जाएंगे और यहाँ पे x y z बन जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को जोड़ूं या कॉलम 3 को, सब में सेम एलिमेंट नहीं आ रहे। तो सर क्या करें, अगर हम रो वाइज जोड़े तो अगर सोचो मैं ये तीनों रो को जोड़ दूं, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा एक जगह पे, देखो एक्स वाई जेड आ जाएगा एक जगह पे, यहाँ पे 2y 2x 2z आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक्स वाई जेड एक कॉमन टर्म आपका निकल सकता है। तो आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि कॉलम को जोड़ने से ही कॉमन निकले, कई बार रो को भी जोड़ने से कॉलम बनता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, r1 डैश इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो अगर आप ये ऑपरेशन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे y प्लस जेड है, उसके साथ क्या हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, बाकी जो दो एलिमेंट्स थे वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई, बाकी दो थे वैसे ही, y प्लस एक्स प्लस जेड, बाकी जो थे वो वैसे ही। देखो चीजें समझ में आई। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पे सर z प्लस एक्स, यहाँ पे x प्लस वाई। यहाँ क्या लिख सकते हो, थोड़ा सजा के लिख लो आप, एक्स वाई प्लस जेड, जेड वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एक्स जेड, ये प्लस हो गया। इसका मतलब सर एक स्टेप और कर लो आप, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, जेड वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स जेड। समझ में आए। अब आपको क्या करना है, देखो सब में एक्स वाई जेड आ गया, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने से देखो आपके पास क्या आ रहा है, 2 1 1, यहाँ पे आ रहा है z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये हो जा रहा है z वाई एक्स और z। सही है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आप एक काम करो, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, अगर आप माइनस कर भी दोगे तो 0 आएगा जो आपको काम नहीं देगा। तो आप एक स्टेप और करो, c1 डैश इक्वल्स टू c1 प्लस c2। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, देखो ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, सॉरी c2 डैश इक्वल्स टू c2 प्लस c3 करो। इससे क्या फायदा होगा सर, ये तो 2 ऐसे ही है, ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z प्लस एक्स हो जाएगा और ये y प्लस जेड, ये 1 ये x और ये z। अब आप इससे इसको क्या कर दोगे माइनस, तो c1 डैश इक्वल्स टू c1 माइनस c2। अगर आप माइनस करते हो देखो आपको 2 जीरोस मिल जाएंगे, 2 माइनस 2 0, और ये भी z प्लस एक्स है, ये भी z प्लस, माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और इससे जब ये माइनस करोगे तो y कैंसिल होगा, क्या आएगा x माइनस जेड, बाकी चीजें मेरी अपने जगह पर एज इट इज रह जाएंगी। अब आप एक्सपेंड कर दो, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे, आप सोचो x माइनस जेड को ले रहे हो, तो ये वाला डिलीट, ये डिलीट, तो क्या रह गया आपके पास 2 z प्लस एक्स
1x रह गया ना। तो इसको एक्सपेंड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया आपने। यहाँ पे क्या है, x माइनस जेड है और इधर क्या आएगा 2x माइनस जेड माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे x माइनस जेड है ही और यहाँ पे भी देखो x माइनस जेड ही आ रहा है। तो देखो आपका जो प्रूफ था वो आ गया। आप लिख लो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड ये था एंड x माइनस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। तो ये था आपका 18 पार्ट 3 और इस तरह के सिमिलर सम आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज।